नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से चलने वाली इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद पीएम मोदी कमला नेहरू स्टेडियम में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि 3 तलाक से इस्लाम का कोई संबंध नहीं, इसकी वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भड़क रहे हैं। एक घर 2 कानून से नहीं चल सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी भ्रम दूर करेगी। बिहार में विपक्षी दलों की बैठक पर कहा कि इन सभी दलों के घोटाले को मिला दिया जाए तो 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने 5 वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, जो कि लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। भोपाल दौरे पर थे पीएम मोदी और जाकर उन्होंने पटना में हुई जो विपक्ष की मीटिंग, उस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सारी पार्टियों के अगर घोटाले मिला दिए जाएं तो 20 लाख करोड़ के घोटाले होंगे। इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से संवाददाता राजेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आई? प्रधानमंत्री आज भोपाल दौरे पर थे, उन्होंने सबसे पहले तो जो नई वंदे भारत एक्सप्रेस है उनका उद्घाटन किया, लोगों को दिया, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि उन्होंने विपक्ष की पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा है। राजेश। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री का दौरा रहा और वो भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर पहुंचे थे, जहां पर 5 वंदे भारत की सौगात जो है कि मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने दी है। वहीं स्कूली बच्चों से वो मिले और स्कूली बच्चों ने उनका हाथ से बनी हुई पेंटिंग और स्केच प्रधानमंत्री को भेंट किए। आपको बता दें कि इसके बाद बीजेपी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शामिल हुए और वहाँ उन्होंने बूथ स्तर के तमाम कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया। साथ ही वर्चुअली उन्होंने भी संवाद किया। 473 लोकसभा से बूथ से तकरीबन 10 लाख के करीब बीजेपी कार्यकर्ता बूथ स्तर से उनसे जुड़े थे। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2024 में जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसका आगाज जो है कि उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से की है। और साथ ही जब कार्यकर्ताओं को साथ लगातार संवाद कर रहे थे, उद्बोधन कर रहे थे, वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। और साथ ही जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, उस पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि तमाम जो पार्टी एकजुट हो रही है उनके अगर घोटाले खोल दिए जाए तो 20 लाख से भी ज्यादा उनके घोटाले होंगे। वहीं कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने मनरेगा को लेकर बड़ा आरोप लगाया कि 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का घोटाला कांग्रेस ने किया है। और उसको अगर हम बात करें तो ऐसे कई घोटाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोटाले के आरोप कांग्रेस पर लगाए। वहीं अब जो है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जन्म लेती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से आगामी चुनाव आ रहा है। बिल्कुल देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव, जिसको देखते हुए बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से राजेश देखा जाए, आज भोपाल दौरे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि 3 तलाक से मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं है और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने कहा कि इस पर भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भ्रम मैं दूर कर दूंगा। तो इस पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था और उन्होंने ये भी कहा है कि एक कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। 3 तलाक जैसा जो कानून है सदियों पहले ही खत्म कर दिया गया था, मगर कुछ जिस तरीके से तानाशाही लोग हैं, इस तरीके का उन्होंने कानून बना के रखा है। बिल्कुल राजेश, ठीक, आजादियों को छीन लिया जाता है और उससे जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। रायपुर में कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है।
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने ये बैठक ली, जिसमें कांग्रेस के मोर्चा प्रकोष्ठ और विभागों के पदाधिकारियों की चर्चा की गई। जिला और ब्लॉक स्तर की तैयारियों को लेकर जायजा लिया गया है। इस दौरान बूथ चलो अभियान को लेकर भी चर्चा की गई। प्रशिक्षण शिविर को विधानसभावार तैयारियों की समीक्षा भी की गई। तो कुमारी शैलजा ने ये बैठक की। बहुत से लोग हैं, तो मैंने इनसे कहा कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि 4-5 हम करेंगे, बाकी भी बहुत से लोग हैं जिनकी उम्मीदें भी हैं और जिनको आप एडजस्ट भी करना चाहेंगे, तो फिर एक साथ ही कर देंगे। इन्होंने कहा ठीक है, फिर एक साथ कर लेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि ये तो आपको बता दें, जिला ब्लॉक स्तर की तैयारियों की समीक्षा की कुमारी शैलजा ने रायपुर में, और ये बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने ये बैठक ली। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी वो देखा जा रहा है, कांग्रेस काफी एक्टिव नजर आ रही है। ये बैठक का दौर लगातार चल रहा है। कुमारी शैलजा को जिम्मेदारी दी गई है, तो उसका जिम्मेदारी का वो पालन कर रही हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने बैठक की, जिसमें तमाम लोग शामिल हुए। मोर्चा प्रकोष्ठ और पदाधिकारियों से चर्चा की गई। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार से जिला ब्लॉक स्तर पर तैयारियों की करनी है, समीक्षा की गई। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने ली बैठक, और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में। तो मोर्चा प्रकोष्ठ और पदाधिकारियों ने से और इस खबर पर हमारे साथ चित्रा पटेल रायपुर से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चित्रा, क्या कुछ अहम जानकारी? कुमारी शैलजा ने बैठक पूरी कर ली है, मीटिंग कर ली है, मोर्चा प्रकोष्ठ और तमाम पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। जिला ब्लॉक स्तर की तैयारियों की समीक्षा की गई। क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आया चित्रा? जी, आज राजधानी रायपुर के कांग्रेस भवन में बैठक हुई। इसमें जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसी संजय के मोहन मरकाम की उपस्थिति में यह बैठक हुई। आज इस बैठक में जो है मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के सभी विभाग जो है उसमें सबको बुलाया गया था। सभी के अध्यक्षों को जो है 1-to-1 कुमारी शैलजा से चर्चा की। आगामी चुनाव को लेकर जो है रणनीति तैयार की गई, और छत्तीसगढ़ में किस तरह से आगामी चुनाव में कांग्रेस के सरकार बने, इस पर जो है विस्तार से चर्चा हुई। बूथ को किस तरह से जो है मजबूत किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को किस तरह से समन्वय बनाकर चलना है। SC, OBC तमाम जो है अल्पसंख्यक तमाम जो है प्रभारी मौजूद थे, अध्यक्ष मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे उन्होंने एक करके बैठक ली और 1-to-1 चर्चा की। जी चित्रा, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस काफी तत्परता से काम कर रही है, और वो प्रयास कर रही है जिससे वो विधानसभा चुनाव को आगे जीत सके। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस बैठक के बाद क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं निकल कर आए? जिस प्रकार से बताया जा रहा है, कुमारी शैलजा ने कहा कि बूथ स्तर पर जिला मोर्चा प्रकोष्ठ और पदाधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा कि हमने जिला ब्लॉक स्तर की तैयारियों की जानकारी ली, समीक्षा ली। तो किस प्रकार की तैयारियां देखी जा रही है जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर? जी, कुमारी शैलजा ने सभी जो प्रकोष्ठ संगठन और के लोगों से 1-to-1 चर्चा की। उसमें उन्होंने ये समीक्षा बैठक ली। उन्होंने ये भी देखा कि जो राज्य सरकार के योजना है वो किस तरह से कार्य हो रहे हैं, जनता तक कैसे पहुंचाना है, और जनता से कैसे 1-to-1 जो है जुड़ना है, और कार्यकर्ता किस तरह से एक होकर कार्य करना है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है किस तरह से कार्य करना है, इसको लेकर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। और संगठन में क्या समस्याएं आ रही है, बूथों में किस तरह से कार्य करना है, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की। अभी 26 तारीख से बूथ चलो आंदोलन कांग्रेस ने चलाया है। आगामी चुनाव को देखते हुए वो कांग्रेस भी, भारतीय जनता पार्टी सहित जो है छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी, जेडीसी, कांग्रेस और भाजपा और कांग्रेस है। हालांकि छत्तीसगढ़ में तीसरा पार्टी सफल नहीं हुआ है। दो ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी। इनके सिवाय अभी भी कोई पार्टी जो है आगे निशान नहीं मिला है।
तो यह देखा जा सकता है कि आगे 15 वर्ष में भी तीसरा पार्टी आए तो उसको स्थान बनाने में टाइम लगेगा। तो दो पार्टी के बीच में जो है जबरदस्त चुनाव का जो है टक्कर देखने को मिल रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी अपने आप को पीछे रखना नहीं चाहती। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए कमर कस लिया है, पूरी तैयार है और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बूथों को मजबूत कर रखा है और आगे जनता से रूबरू जनसंपर्क किया जा रहा है। बूथ के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार के योजना है उसको लोगों तक पहुंचाया गया है, उसको जो है एक एक करके जनता के बीच जाकर गिनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुमारी शैलजा ने जो बैठक की है, उन्होंने कोई निर्देश दिए हैं वहां के अधिकारियों को, वहां की राज्य सरकार को कि आप ऐसा कीजिए? जी यहाँ पर बता दें तो आज जो है अधिकारियों से भी चर्चा की है उन्होंने और राज्य सरकार से भी उन्होंने बात की है कि किस समन्वय को लेकर जो है उन्होंने चर्चा की। राजू भवन में यह बैठक चली है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी उन्होंने बात की है। ब्लॉक स्तर में तैयारियों को लेकर जो है जायजा लिया है और बूथ चलो अभियान पे जो चर्चा चल रही है उस पर भी विस्तार से चर्चा की है। प्रशिक्षण शिविर को जो विधानसभा और तैयारियां चल रही है उस पर भी उन्होंने चर्चा की है। और जी बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का 5 शहर 5 खबर में। दिल्ली में अलग अलग पावर डिस्कॉम के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इस आदेश के बाद 1 जुलाई से बिजली 10% तक महंगी हो जाएगी। दिल्ली में पहले 200 यूनिट पर प्रति यूनिट 3 रुपए की दर से बिजली मिलती है, लेकिन उस पर दिल्ली सरकार पूरी सब्सिडी देती है। इसलिए वैसे उपभोक्ता जो 200 यूनिट के अंदर बिजली खर्च कर रहे हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 201 से लेकर 400 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50% बिल चुकाना पड़ता है, जिसमें बिजली की दर 4.50 रुपए है। इसलिए अगर कोई 400 यूनिट बिजली एक महीने में खर्च करता है तो उसे 10% बढ़ोतरी के हिसाब से लगभग 75 रुपए ज्यादा देना होगा, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। तो बिजली बिल बढ़ने पर बीजेपी ने आप सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देखा जाए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ तमाम बातें करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को ठगा जा रहा है। दिल्ली में आने वाले समय में बिजली महंगी हो जाएगी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है? बताया जा रहा है कि दिल्ली में बिजली अब महंगी हो जाएगी और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी आप सरकार पर तमाम हमला कर रही है। देखिए सुनील, बिल्कुल दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को जो है 10% अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। बता दें कि जिस तरीके से सियासत जो है काफ़ी गर्माती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है आम आदमी पार्टी को घेर रही है, तो वहीं का बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हमलावर हो रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पहले अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी, सरकार आने पर जहाँ उन्होंने साफ कहा था कि बिजली को मुफ्त कर दिया जाएगा, दिल्ली में मुफ्त बिजली मिलेगी, लेकिन उसके बाद 10% जो बिजली के दाम बढ़ाए हैं, तो उसको देखते हुए भी जो सियासत है वो काफ़ी तेज हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बीच में टकराव जो है नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा था उस समय की बिजली को देखते हुए कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जैसी सरकार आएगी तो बिजली के बिल जो है माफ कर दिए जाएंगे, बिजली पे बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से बढ़ाया गया 10% बिजली का बिल बढ़ाया जा रहा है, तो उसको देखते हुए जहां 200 यूनिट को लेकर जो है फ्री बताया जा रहा था, लेकिन अब जो बिजली के बिल बढ़े हैं तो उसको देखते हुए जो ऊर्जा मंत्री आतिशी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आखिरकार कोयले की कमी की वजह से जो है ये बिजली के दामों में जो है बढ़ोतरी हो रही है। तो लेकिन उसके बाद उन्होंने मोदी सरकार पे हमला करते हुए कहा कि आखिरकार कोयले की कमी हो रही है तो केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है, क्योंकि इस तरीके से देखा जाए एक दूसरे पे जब ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस जो है तमाम धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लगातार बिजली के बिल बढ़ोतरी को देखते हुए तो तमाम वहाँ पर जनता को राहत देने की बात यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि आखिरकार जिस तरीके से बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं तो उसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, और कहा जा रहा है कि कोयले के
के जो दाम है और कोयले की जो बढ़त नहीं हो रही है, कोयले की जो कमी आ रही है, तो उसको देखते हुए बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। जी शुक्रिया हमारे साथ नितिन जुड़ने के लिए आपका। माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की हत्या की जांच के लिए अब उनकी बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर को भी संदिग्ध बताया गया। आयशा ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाने की मांग की है। गौरतलब है कि इस मामले में विशाल तिवारी नाम की वकील की PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को यूपी सरकार से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। 3 जुलाई को वह PIL सुनवाई के लिए लगी है। अतीक की बहन ने दायर की याचिका। तो आपको बता दें, अतीक की बहन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। असद का एनकाउंटर भी उन्होंने संदिग्ध बताया है, जिसको लेकर याचिका दायर की गई और 3 जुलाई को PIL पर इस पर सुनवाई होगी। तो देखा जा रहा है कि एनकाउंटर भी बताया है संदिग्ध। और इस खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से शोएब रिजवी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शोएब, जिस प्रकार से देखा जाए, असद की बहन ने आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, कहा कि जो इनकाउंटर था वो संदिग्ध था, तमाम तरह के सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ अहम जानकारी और निकल कर आ रही है इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, बिल्कुल सुनील, इस पूरे मामले पर अब एक याचिका कह सकते हैं अतीक के परिवार की तरफ से, उनकी बहन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। उसमें जो उनकी मुख्य मांग है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले की न्यायिक आयोग से जांच कराने की मांग की गई है। न सिर्फ अतीक असद की जो पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी उसकी, साथ ही साथ जो अतीक के एक बेटे का जो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी था, उसका असद का इनकाउंटर हुआ था झांसी में, उस इनकाउंटर की भी जांच करने की मांग की गई है और इसी को लेकर के याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक PIL के जरिए याचिका दाखिल की जा चुकी, जिसमें इस तरह के तमाम इनकाउंटर पर सवाल उठाए गए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। लेकिन ये याचिका अतीक के परिवार की तरफ से कह सकते हैं दाखिल की गई है। हालांकि यूपी सरकार इस पूरे मामले की जो अतीक असद की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी उसकी न्यायिक जांच करा रहा है। यूपी के ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस उसके अध्यक्ष हैं, वो जांच चल रही है। लेकिन अब उनके परिवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये जो डिमांड की गई है, उसमें ये डिमांड की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, ताकि इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच और इसकी सच्चाई सामने आए। अब फिलहाल कोर्ट इस पर कब सुनवाई करता भी इसका इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद की जा रही कि जुलाई के पहले हफ्ते में इस पूरे मामले में 3 तारीख को उम्मीद है कि सुनवाई हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जरूर अब अतीक असद के परिवार की तरफ से दाखिल की जा चुकी है, जिसमें न सिर्फ अतीक असद की पुलिस कस्टडी में हत्या, साथ ही साथ जो अतीक के बेटे का इनकाउंटर असद का किया गया था उसकी जांच करने की मांग की गई है। सुनील, शुक्रिया हमारे साथ शोएब आपका जुड़ने के लिए। भारतीय किसान यूनियन के सूरजमुखी के पोर्टल को लेकर DC यमुनानगर के नाम मांग पत्र दिया, जहां यमुनानगर के तकरीबन 222 किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर से सूरजमुखी की फसल का पंजीकरण काट दिया गया, जिस कारण से किसानों को अपनी सूरजमुखी की फसल बेचने में परेशानियां हो रही हैं। तो वहीं बिना पोर्टल के गेट पास नहीं कटता और बिना गेट पास के सूरजमुखी की फसल नहीं बिकती। सरकार खरीद से भाग रही है। सरकारी अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते हैं कि आप प्राइवेट में बेच लो। किसान तकरीबन 1 महीने से अधिकारियों और दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। तो आपको बता दें, ये किसान यूनियन का DC के नाम पत्र है। इसमें पत्र में उन्होंने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि सूरजमुखी पोर्टल के लेकर एक पत्र दिया है और उन्होंने कहा कि 222 किसानों का इसमें पोर्टल में नाम काट दिया गया। पत्र में लिखा गया सूरजमुखी की फसल पंजीकरण के से नाम कटा है, तो उनको आने जाने में तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं, ढंग से बेच नहीं पा रहे हैं, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर पत्र लिखा है। तो सूरजमुखी पोर्टल को लेकर ये पत्र दिया, ये बंद हो गया था और जिस दौरान ये देखा जा रहा है कि सूरजमुखी फसल पंजीकरण काटने पर विरोध हो रहा है, नाराज दिखाई दे रहे हैं किसान यूनियन का DC के नाम ये पत्र है।
तो आपको बता दें, यमुनानगर में किसान यूनियन का डीसी के नाम पत्र है। सूरजमुखी पोर्टल को लेकर ये पत्र दिया है। 222 किसानों का काटा गया नाम, जिसको देखकर नाराज दिखाई दे रहा है। सूरजमुखी की फसल का पंजीकरण को लेकर ये बात कही जा रही है। किसान यूनियन का डीसी के नाम पत्र है। सूरजमुखी पोर्टल को लेकर ये पत्र दिया गया और देखा जा रहा है कि सूरजमुखी की फसल का पंजीकरण काटने का विरोध है। तो आपको बता दें, यमुनानगर में किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। 222 किसानों का काटा गया है नाम और किसान यूनियन का डीसी के नाम पत्र है। सूरजमुखी पोर्टल के लेकर दिया गया पत्र, 222 किसानों का ये नाम काटा गया। सूरजमुखी की फसल पंजीकरण से नाम कटा है। तो आपको बता दें, सूरजमुखी पोर्टल को लेकर यह पत्र दिया गया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ यमुनानगर से संवाददाता राजीव मेहता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अहम जानकारी? सूरजमुखी की फसल का रजिस्ट्रेशन काटने का विरोध हो रहा है, किसान परेशान हो रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी जो पत्र में लिखकर दिया डीसी को उन्होंने? सर, भारतीय किसान यूनियन के चुड़ूनी के प्रवक्ता जो हैं संजू गुदाना आज अपनी टीम को लेकर डीसी के साहब के पास पेश हुए हैं। उन्होंने ज्ञापन दिया है कि जो सरकार द्वारा पोर्टल बंद कर दिया गया उसको खोला दोबारा जाए। तकरीबन 222 जो किसान उनका पोर्टल बंद कर दिया गया है। तो किस प्रकार की परेशानियां किसानों को उठानी पड़ रही है राजीव? और जो सरकारी ऑफिस के पास जाते हैं तो सरकारी ऑफिस के जो अधिकारी, उनका कहना है अगर आपको ज्यादा तो बाजार में जाके बेच सकते हैं आप अपनी फसल, उनका आगे से ये कहना है। तो क्या अधिकारियों के द्वारा किसानों को कोई आश्वासन मिला है? हाँ जी, डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि आपको पोर्टल जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा। तो किसान आश्वासन से मान गए हैं क्या? ना मान रहे हैं जी, उन्होंने टाइम दिया है डीसी साहब ने कि 1-2 दिन में करते हैं, जो होता है मुनासिब वो किया जाएगा। और किसान तकरीबन 1 महीने से परेशान चल रहे हैं। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव आपका। और फिलहाल 5 शहर 5 खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।